Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, देखिए बात कर रहे थे इससे पहले हम जो वीडियो थी उसमें मैंने जो कल आपको दी थी तो उसमें था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, बट उसका फर्स्ट पार्ट था एक्सियल पॉइंट पर यानी अक्षीय स्थिति के लिए। और मैंने कल ही आपको बताया था इसकी दो कंडीशंस हैं, एक अक्षीय और एक निरक्षीय भी बोला जाता है, या विषुवत के लिए बोला जाता है विषुवत तल, या फिर बोला जाता है लंबार्ध की स्थिति। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं सेकंड कंडीशन पे जो बोली जाती है इक्विलेटरल पॉइंट यानी लंबार्धक स्थिति। ठीक है, तो लंबार्धक स्थिति का क्या मतलब है? देखिए अब यहां ये मैंने एक डाइपोल रखा हुआ है ए और बी, और इस डाइपोल के लंबवत एक ये आपको तल दिख रहा है। ठीक है, इस तल में स्थित कोई बिंदु यहां है पी। ठीक है, ये कोई बिंदु है पी और इस पर प्लस क्यू और इस पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है। यानी जो डाइपोल है वो ये प्लस है और ये माइनस है। तो इसमें देखिए ये जरूरी नहीं है आप यहाँ प्लस ही ले उधर माइनस ही लें, आप जैसे मर्जी आप ले सकते हैं, इधर माइनस और उधर प्लस भी ले सकते हैं। तो अगर मैं केवल डाइपोल की डायरेक्शन की बात करूं तो क्या होगी, माइनस क्यू टू प्लस क्यू होगी। ठीक है, अब इसका जो मिड पॉइंट है O, इसका जो मिड पॉइंट है O, ठीक है, तो यहां से R दूरी पर यानी ये जो डिस्टेंस है आप कह सकते हैं यहां से ये, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या होगी आपकी R, दोनों साइड के लिए, चाहे वो देखिए चाहे यहां आप डिनोट करना चाहे यहां कर लीजिए, यहां करना चाहे यहां कर लीजिए, है दोनों R ही। अब आप ये भी जानते हैं कि ये टोटल डिस्टेंस कितनी होती है 2L, कितनी होती है 2L। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं 2L, लेकिन केवल ये इतना पार्ट क्या हुआ L और ऐसे इतना पार्ट क्या हुआ L। ठीक है, तो ये केवल अभी तक क्या है डायग्राम से रिलेटेड है, यानी हमने क्या किया कि एक डाइपोल लिया है AB, ठीक है, और उसका मिड पॉइंट है O, इसके मिड पॉइंट से P दूरी पर एक बिंदु है, R दूरी पर एक बिंदु है P, इस पर क्या निकालना है, इस डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब इसका मिड पॉइंट है तो इसका मतलब 2L डिस्टेंस है, तो L इधर भी और L उधर। अब ये जो मैंने रेड से बना रखा है ये क्या है, मैंने बोला ये इसके परपेंडिकुलर यानी जो लंबवत है वो एक तल है, परपेंडिकुलर प्लेन है, किसके लिए, डाइपोल के लिए। ठीक है, अब इसी तल में क्या है ये बिंदु स्थित है P। अब मैं अगर बात करता हूं कि प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या होगी, देखिए प्लस क्यू है तो बाहर की ओर इस तरीके से होगी ये, ठीक है, और माइनस क्यू है तो माइनस क्यू की ओर होगी। ठीक है, ये ठीक। अब देखिए दूसरी चीज, अब हमारे पास क्या है कि देखिए यहां से मैंने बोला था आपको, एक तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखते हैं तो ये मैं अगर लिख दूं तो E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है नॉर्मल, यानी दूरी भी चाहिए हमें, तो यानी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज से इस बिंदु की दूरी भी चाहिए। तो आप इस दूरी को कभी समझ लें तो ये वाली दूरी नहीं है, दूरी कौन सी है ये। ठीक है, ये तो इसके मिड पॉइंट से दूरी है R। तो अब हमें करना क्या होगा कि हमें ये वाली दूरी निकालनी होगी, और अगर ये मान के चलें ये एंगल थीटा है, मैं केवल एक तरफ का एंगल मान के चल रहा हूं, अभी दूसरी तरफ का एंगल अपना पता लग जाएगा। देखिए कैसे, अब हमने क्या किया कि पॉजिटिव क्यू से दूरी निकाली, कैसे निकाल सकते हैं, तो मैं देखिए अलग से निकाल के दिखा रहा हूं कि अगर ये ट्राइंगल PAO की मैं बात करूं, ट्राइंगल PAO की मैं बात करूं, तो ये क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन है तो 90 डिग्री होगा, तो हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और अगर उसके जरिए मैं निकालूंगा तो ये क्या हुआ कर्ण हुआ, ये बेस हुआ और ये लंब हुआ, तो हम इसको कह सकते हैं हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा
AP स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, यही होगी। ठीक, तो इसका मतलब R स्क्वायर से है, इसका मतलब L स्क्वायर से है, यहां लगा हुआ है स्क्वायर। ठीक, तो यहां इसको हटाएंगे तो यह आएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या ये R थी, ये L है, क्या इस वाली दूरी में कुछ चेंज होगा? ये भी L है और जब इस त्रिभुज को काउंट करेंगे तो दूरी ये भी आ रहा है, यानी जो लंब की लंबाई, जो इस OP की लंबाई इस त्रिभुज के लिए थी वो वही है सेम। जितनी बेस है उतनी बेस यहाँ भी है, तो इसका मतलब दोनों साइडें AP और PB क्या होंगी? बराबर होंगी, यानी AP और PB क्या होंगी? बराबर होंगी, और ये वाली वैल्यू सेम होगी कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की। क्लियर हो गया? तो ये दोनों दूरियां क्या है? बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा? समद्विबाहु। ठीक है, तो अब होगा क्या कि समद्विबाहु त्रिभुज में आप क्या जानते हैं कि अगर ये दो साइड इक्वल होती हैं, या जो दो साइडें इक्वल होती हैं, उनसे जो एंगल बनता है वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ एक इस AB के अनुदिश एक रेखा यहाँ क्या कर दी? डिनोट कर दी। ठीक है, ये अब देखिए, तो अब मैंने क्या कहा कि जब मैं प्लस Q से अगर डायरेक्शन देखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड से ही, तो यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ EA और ये हो जाएगा EB। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगी? देखिए, AB के अनुदिश बाहर की ओर, या AP के अनुदिश होगी, और ये होगी PB के अनुदिश, यानी P से B की ओर और A से P की ओर होगी। EA की A से P की ओर और EB की P से B की ओर डायरेक्शन है। ठीक हो गया? अब यहां देखिए, अब एक चीज और अब सामने आएगी कि इस बिंदु पर रिजल्टेंट तो इंटेंसिटी जरूर होगी। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, यानी क्षैतिज लाइन है, उससे दोनों ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटियां हैं वो एंगल क्रिएट करे हुए हैं, यानी एंगल बनाए हुए हैं। अब ये एंगल कितना होगा? देखिए, इस रेखा के समांतर ये रेखा है और ये वाली रेखा सीधी आगे बढ़ी हुई है, तो इसका मतलब जो ये एंगल होगा ये भी कितना होगा? थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा है। अब आप इस रेखा को और इस रेखा की बात कीजिए तो ये कैसी है? समांतर। ये रेखा क्या होगी? एक तरह की तिर्यक रेखा होगी, जो ये PB है। तो ये वाला है और ये वाला एंगल कैसा हुआ? अंतः एकांतर कोण, और अंतः एकांतर कोण कैसे होते हैं? बराबर। तो यहाँ क्या आ जाएगा? थीटा। तो दोनों ही ये चारों एंगल कैसे हो गए? बराबर हो गए। अब आप क्या कर सकते हैं कि देखिए, जब ये एंगल थीटा निकला हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं? अब इसकी परिणामी तीव्रता निकाल सकते हैं। कैसे? आप इस तरीके से, ठीक है, और जो डायरेक्शन होती है रिजल्टेंट की क्या होगी? ये दोनों के कटान बिंदु से होकर जाने वाला विकर्ण। अब लेकिन एक चीज है, देखिए कि यहाँ अब इनकी बात कैसे की जाए, रिजल्टेंट और कैसे निकाला जाए। लेकिन देखिए, एक सिंपल सा तरीका है कि अगर मैं इस EA के कंपोनेंट करता हूं, यानी तो क्या आएगा? एक तो EA ये आएगा, ये कौन सा घटक आएगा इसका? वर्टिकल वाला, यानी EA sin थीटा। ठीक है, और रिजल्टेंट की ये डायरेक्शन होगी किसकी? इसके EA cos थीटा की। ये कौन सा घटक हुआ? क्षैतिज घटक हुआ। किसका? EA का, यानी जो ये प्लस A के कारण लगी हुई है। ठीक है, इस बिंदु पर अब हम क्या कर रहे हैं? जो EA है, यानी प्लस Q चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसको केवल उसके कंपोनेंट में विभाजित कर रखा है। ठीक है, तो इसको कर दिया, तो ये ऊपर क्या हुआ? EA sin थीटा, और इधर कौन हुआ? EA cos थीटा। अब SEB का कर लीजिए, तो जो EB नीचे की, क्योंकि डायरेक्शन नीचे है, तो यहाँ EB sin थीटा आएगा, और इधर की तरफ यहाँ क्या लिख सकते हैं आप? EB cos थीटा। तो यानी जो cos थीटा क्षैतिज घटक हैं वो दोनों ही एक दिशा में है, यानी EA का भी क्षैतिज घटक इसी दिशा में है, EB का भी क्षैतिज घटक इसी दिशा में है। लेकिन
जो ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा ये दोनों कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। कैसे डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या इनका कुछ परिमाण होगा, कैसे, अब देखिए, अब इनका परिमाण अगर कुछ होगा भी तो वो डिपेंड करेगा, क्योंकि एंगल तो सेम है, तो इसका मतलब साइन थीटा से तो कोई ज्यादा इफेक्ट, क्योंकि इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर ये दोनों वैल्यू अलग हैं तो साइन थीटा अगर आप मान के चलिए यहाँ अगर 60 डिग्री भी बन रहा है तो साइन थीटा दोनों के लिए साइन साइड होगा, तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, √3/2। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, दोनों की ही वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2। तो यहाँ जो संख्या लिखी हुई है उनमें दोनों में ही मल्टीप्लाई किसकी होनी है, √3/2 की होनी है। तो साइन थीटा से कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा। अब बचा क्या, ई ए और ईबी। तो हमें अगर ई ए और ईबी का परिमाण अगर पता है तो हम ये बता सकते हैं कि इनका जो रिजल्टेंट होगा केवल ऊर्ध्वाधर घटकों का, वो किस साइड होगा या उसका मान क्या होगा या क्या नहीं होगा। ठीक है, तो पहले अब हमें क्या निकालना होगा, इसका मतलब प्लस क्यू के कारण पी बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है यानी उसका जो परिमाण है वो कितना है, और बी बिंदु के कारण यानी माइनस क्यू के कारण जो पी बिंदु पर तीव्रता है वो कितनी है, उस चीज को निकालना होगा। तो पहले हम उसी को निकालते हैं। देखिए अगर मैं ई ए निकालता हूं तो कितना आएगा, 1/4πε0 Q अपॉन √r² + l²। ठीक है, और इसका स्क्वायर अगर आप करते हैं तो स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, ये वाला अंडर आपका हट जाएगा, तो इसका मतलब बचा क्या, केवल ये बचा। और ये डायरेक्शन क्या थी, A to P, ये बात मैंने आपको बता दी। अब ऐसी अगर मैं ई बी निकालता हूं तो ये आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन r² + l²। ठीक है, ये किसका आ जाएगा, क्योंकि दूरी यहां से भी यही है और यहां से भी यही है, यानी A से P की भी दूरी और B से P की दूरी दोनों वैसी हैं सेम, ये मैंने ऊपर आपको बता दिया है। चार्ज क्योंकि मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं तो ये सेम है, और ये चीज तो कांस्टेंट है, तो इसको इसके लिए अब हम क्या कह सकते हैं कि ई ए इक्वल टू होगा ई बी के। तो चाहे तो आप इसको अब डिनोट कर सकते हैं ई से। ठीक है, किससे डिनोट कर सकते हैं, ई से, या चाहे आप ई ए से डिनोट कर सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी एक यूज कर सकते हैं। इसको मतलब आप कह सकते हैं ये ही है। तो इसका मतलब अब यहाँ ई बी था, यहाँ ई ए है, तो मैं दोनों को अलग अलग लिख रहा हूँ। ई ए साइन थीटा है एक तो, और एक है ई बी साइन थीटा। और मैंने आपसे बोला आप ई बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ई ए लिख सकते हैं। तो दोनों चीज एक सी हो गई, लेकिन डायरेक्शन इसकी इधर है और इसकी एक साइड है। इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, यानी एक की थी नीचे और एक की थी ऊपर। तो इनका जो परिमाण टोटल आएगा वो कितना निकल के आएगा, 0। कितना होगा, 0। यानी जो यहाँ इनके वर्टिकल वाले कंपोनेंट हैं, ऊर्ध्वाधर घटक हैं, उनके जरिए जो इंटेंसिटी होगी, उनके जरिए जो एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर निकल रही होगी जो इन दोनों से इफेक्टेड होगी, वो कितनी होगी, 0। यानी इसके कारण कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनके कारण, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ठीक है, तो ये तो थी अभी किसके बारे में बात, वर्टिकल वालों के बारे में बात। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्षैतिज वालों की। तो देखिए मैंने आपको यहाँ अभी तक केवल क्या क्या बताया, मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि ए बिंदु से और जो बी बिंदु से, यानी पॉजिटिव चार्ज से पी की दूरी, नेगेटिव चार्ज से पी की दूरी दोनों बराबर है। ये प्लस क्यू और माइनस क्यू जो चार्ज हैं दोनों के जो परिमाण है वे समान है। तो इससे इस ए वाले बिंदु से और बी वाले बिंदु से लगने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तीव्रता है, यानी जो परिमाण है, वो दोनों कैसे हैं, बराबर। इनके ऊर्ध्वाधर घटक इस पी वाले बिंदु पर क्या कर रहे हैं, आए एक दूसरे को निरस्त कर दे रहे हैं। तो बचे क्या, यानी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमें देंगे पी बिंदु पर, कौन से घटक देंगे, कोस थीटा वाले घटक देंगे। तो मैं यहाँ क्या कह सकता हूं कि मुझे जब टोटल ई निकालनी होगी तो मुझे क्या लिखना होगा, ई ए कोस थीटा लिखना होगा, और दूसरा ई बी कोस थीटा लिखना होगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ई ए कोस थीटा और ई बी की जगह मैंने भी बताया हम क्या लिख सकते हैं, ई ए ही लिख सकते हैं, दोनों बराबर है, तो कोस थीटा। तो ये आ जाएगा 2 ई ए कोस थीटा। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ई ए का तो मान पता है, कोस थीटा का मान कहाँ से लाएं। तो कोस थीटा का मान लाने में क्या दिक्कत है, आप यहाँ से ये जो त्रिभुज बना हुआ है आपका, ये वाला ये पी ओ ए या पी ओ बी से निकाल लीजिए। यहाँ थीटा है, ये आर है, ये एल है,
इसकी वैल्यू आपको पता है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोस थीटा लगा लीजिए, क्या होता है कोस थीटा? आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है? ये लंब है, एल है, और कर्ण का मान ये है। तो कोस थीटा की जगह आप वैल्यू निकाल सकते हैं ये वाली। तो कोस थीटा अगर मैं लिखूँ तो कोस थीटा बराबर आ जाएगा एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा ई इक्वल टू 2 इंटू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, इंटू एल अपॉन कितना जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 2QL, तो इसको आप जानते हैं 2QL क्या होता है? P के इक्वल होता है, यानी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो कहलाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 1/4πε0 तो ऐसे ही रहा, और इस ऊपर वाले की जगह 2QL की जगह मैंने क्या लिख दिया P, और बटे में देखिए अब ये मैं अलग से इसको काउंट कर रहा हूँ थोड़ा सा, कि आपके पास एक तो लिखा है x और एक लिखा है x की पावर 1/2। इस पूरे को आप x मान के चलिए कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखा हुआ एक ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो, और इसकी पावर एक यही सेम ब्रैकेट के अंदर, चाहे आप देखिए यहाँ से हटा भी दीजिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर ब्रैकेट के अंदर ये सेम चीज लिखी हुई है, जो यहाँ है वही यहाँ है, यानी बिल्कुल इक्वल है, और ब्रैकेट की पावर यहाँ 1 है और यहाँ 1/2 है, तो आपको पता है जब मल्टीप्लाई होती है तो पावर्स क्या होती है? जुड़ जाती है। तो कितनी हो जाएगी 1 और 1/2 कितना हो गया 3/2, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, कितनी हो गई 3/2। अब मैंने कल भी एक चीज बोली थी कि जब ऐसा हो कि जो एल है, जो हमारे पास एल है, तो एल क्या हो लेस देन टू आर हो, तो उस टाइम क्या हो जाता है हम एल को छोड़ देते हैं। तो जब इस एल को छोड़ देंगे यहाँ से कि ये बच जाएगा, एल को अगर छोड़ दिया तो ये लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है, तो इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो इस अब पावर क्या बचेगी, तो आर की पावर केवल बच जाएगी 3, तो आर की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी 1/4πε0 P अपॉन आर की क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहां ये चीज हो गई, तो ये जो है आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी हुई कहां, इस बिंदु पर। ठीक है, और अब देखिए एक कल वाला फॉर्मूला अगर मैं लिखता हूं जो हमने कल निकाला था, तो वो आया था 2P अपॉन आर की क्यूब, और आज है इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन आर की क्यूब, यहां P आएगा। तो इन दोनों में क्या डिफरेंट है, देखिए इस 2 का डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि जो अक्षीय स्थिति यानी जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ए, इसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है आई ए वाली, जो फर्स्ट बिंदु है, फर्स्ट वाला पार्ट था हमारा ई ए वाला, यानी ए पार्ट की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 गुनी होती है किसकी, जो आज हमने किया बी पार्ट। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब दूसरी चीज कि देखिए अब एक चीज का डिफरेंट और है यहाँ, ये जो डायरेक्शन थी, ये डायरेक्शन क्या निकल के आ रही थी हमारी हमेशा कि निगेटिव से पॉजिटिव की साइड ही आ रही थी, यानी पॉजिटिव निगेटिव साइड, निगेटिव क्यू टू पॉजिटिव क्यू थी, टू पॉजिटिव क्यू। लेकिन जो आज तीव्रता निकल के आ रही है वो देखिए पॉजिटिव टू निगेटिव क्यू की साइड है, ये है। तो इसका मतलब तीव्रता की दिशा होती है वो भी बदल जाती है, पहले वाले पॉइंट में और दूसरे वाले पॉइंट में। ठीक है, तो ये 2 मेन डिफरेंट हैं, और इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ये जो मैंने फोन बताया कि जो हमारे पास अक्षीय स्थिति में तीव्रता होती है वो निरक्षीय स्थिति की तीव्रता की 2 गुनी होती है। बाकी आप सारी चीजें इस चित्र, अगर आपको ये चित्र क्लियर है, इस चित्र के बारे में सारा डाटा क्लियर है, तो आप बहुत आसानी से इस चीज को सोल्व कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ देखिए प्लस बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, तो आप यहाँ ये जो लाइनें होती है ये यहाँ लिखी जाती है कि
प्लस क्यू आवेश के कारण, इस तरह से प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको जो नोट्स दिया उसमें मेंशन है। यहाँ मैंने मेंशन इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं डायरेक्टली बोल के आपको बता रहा हूँ कि ये प्लस क्यू के कारण हमने तीव्रता लिख रहे हैं, ये माइनस क्यू के कारण लिख रहे हैं। बाद में जब हमने परिणामी तीव्रता निकाली है तो कैसे निकाली है कि मैंने आपको ये भी बताया कि दोनों पहले ये निरस्त हो जाते हैं। जो कोस थीटा वाले घटक होते हैं यानी क्षैतिज घटक होते हैं वो एक ही दिशा में होते हैं, इसलिए परिणामी तीव्रता उन्हीं के कारण निकलती है। और इसीलिए परिणामी तीव्रता जब निकाली तो हमने केवल कोस थीटा वाले घटक ले रखे हैं। सारी चीज़ें मैंने चित्र से क्लियर की हैं, इसलिए आप इस चित्र को ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। इसी चित्र की वजह से हम ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।